जी वीयर, मैं ये वीडियो जिस तरह मैंने अभी इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें कि आपके वीज़े क्यों रिजेक्ट होते हैं, विजिट वीज़ा रिजेक्ट होने की क्या क्या वजूहत हैं। तो मैं इस सिलसिले में क्या नाम है आप वो देखिएगा। मैं लेकिन उससे पहले कुछ मेरे पास कमेंट्स हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रोज़ के रोज़ जो कमेंट्स आते हैं उनका जवाब दे दूँ। तो अभी अभी ये तकरीबन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीज़े की रिफ्यूज़ल के लिए जो कर रहा था, तो उसका कुछ कमेंट्स आए हुए थे। ये अभी 10 मिनट पहले आया, रियाज हुसैन 5694, इमिग्रेशन शुड नाउ बी कंसिडर्ड एज सर्वेंट्स ऑफ कैनेडियंस, देयर ओन लाइव्स आर ओनली अ स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो मैं इससे पहले वीडियो डाल चुका हूँ, इस वक्त यहाँ बहुत बुरी हालत है। मैं ये तमाम लोगों को बता रहा हूँ, आई मीन इट्स नॉट के यू शुड नॉट कम। बिल्कुल तकलीफ़ें आती हैं, हम लोग भी तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। पहले जो आराम से ख़र्चा 3000 4000 में हो जाता था, तो डिपेंडिंग ऑन योर रिसोर्सेज, अब वो कहानी चली गई 5-5 6-6 हज़ार डॉलर में। जिसके पास है वो अफोर्ड कर रहा है, वो खर्च भी कर रहा है। तो सेविंग वाला कंसेप्ट टोटली यहाँ पर अब ख़त्म हो चुका है, अगर आप फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हैं और अकेले हैं, इंडिपेंडेंट होके आते हैं, और आप इवन एज इमिग्रेंट आते हैं या विजिट वीज़े पे आते हैं और कोई काम करना चाहते हैं और आपके कोई ना कोई जुगाड़ लड़ जाए, एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज, कि कभी मैं बाजारी ज़बान इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो सर्वाइव हो जाता है। लेकिन एक ये हो सकता है ये वक्ती फ़ेज़ हो, आप उससे गुज़र जाएं। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक अच्छी खासी परेशानी से गुज़र रहे हैं। उसके बाद एक है, हसन सभी साहब ने कहा कि वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू वेरी मच जी सभी साहब, यू बीन इन टच विद मी। अच्छा, एक है ये जवाद मैमू, इन्होंने मुझे ईमेल भी किया आज, लेकिन और सर एज भी 25 हैं सर, मैं आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे, यूरोप के सारे कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल हूँ, बट माय ड्रीम कंट्री कनाडा है। इस वजह से इन्हें कुछ इनकी पर्सनल बातें थी, वो तो मैं इसके ऊपर नहीं बताऊंगा, जिसके लिए उन्होंने ईमेल किया था, तो मैं उनको हो सकता है कि ईमेल करके जवाब दूं जवाब आपको। लेकिन देखें, अगर आपका कनाडा में हो जाता है, कनाडा का आप अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको पहले अपनी स्ट्रेंथ देखें कि आपकी एजुकेशन कितनी, क्योंकि यहाँ पर स्किल्ड बेस्ड वो है। आप जवान हैं, 25 साल आपकी उम्र है, तो देखें आपके लिए जो सबसे बेस्ट है, अगर आप 25 साल के हैं और आपने 2+ किया हुआ है, हम इसको 2+ कहते हैं, 12 जमातें अगर पास की हुई हैं मिनिमम, वैसे तो ग्रेजुएशन के उसके ऊपर है, और अगर आपके पास अच्छे फंड्स हैं एज़ पर आपकी जो दूसरी डिफरेंट मेल्स आई थी उसके हिसाब से, गालबन आप वही हैं जो आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। हे, गो फॉर द स्टडी वीज़ा, आई मीन स्टडी परमिट, स्टूडेंट वीज़ा, इफ़ यू क्वालिफाई फॉर दैट। लेकिन जिस तरह पहले भी मैं आप ही के कमेंट्स के ऊपर मैंने पहले कहा था कि यू शुड ट्राई इफ़ यू कैन गेट यू गेट द एडमिशन फॉर, अगर आपको यूरोप की तरफ किसी तरफ का होता है, पहले आप इसके लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लें। मैं सबको ये कहता, मैं ये नहीं कहता, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स आए कि जी आप पाकिस्तान से जो है ना लोगों को निकालने के, यार अब पाकिस्तान से निकलने की मेरे मुंह से बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी मेरी तरफ से। तो आपका जी अगर कनाडा, अगर आप विजिट वीज़ा, आपका यहाँ पर स्टडी परमिट हो जाता है, आपने 2+ की हुई हैं, 12 जमातें, तो आप स्टडी परमिट अप्लाई करें। मैं कुछ कमेंट्स मिक्सअप कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों के होते हैं। इन्हों का ही है, थैंक यू सर, बट सर इंग्लिश तो आती है, क्योंकि 3 साल से मैं, अच्छा हाँ आप ही का है, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, और वो भी मेरे सारे क्लाइंट्स अमेरिका और ब्रिटिश हैं। यार देखें, इंग्लिश का एक आना और एक आइल्स का पास करना 2 डिफरेंट बातें हैं। मुझे अगर दिया जाए ना, मुझे 40 साल हो गए नॉर्थ अमेरिका में, हो सकता है मेरे वो नंबर ना आएगा, क्योंकि आइल्स को पास करना एक आर्ट है। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। मैं कहूँ जी अपा तो इंग्लिश ही बोल रही थी, अपा तो इदा कर ली था, अपा उदा कर ले, आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, नो इट्स नॉट गोना वर्क। यू गॉट टू नो, एक स्ट्रीट लैंग्वेज की इंग्लिश बोलना, फिर रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, और क्या होता है चौथी चीज़, 4 चीज़ें होती हैं जिसमें बैंड लाने होते हैं।
तो इफ़ यू थिंक यू कैन डू दैट, आइल्स कर सकते हैं तो आप आइल्स करें और स्टडी परमिट अप्लाई कर दें। नंबर 1 नहीं तो निकल जाएं वहाँ से। अगर यूरोप में कहीं हो जाता है एक दफ़ा निकल जाए, पुर्तगाल की तरफ हो जाता है। एक और थे वो जर्मनी में और उनका पुर्तगाल में था, तो मैं उनको, मुझे इस वक्त नाम नहीं उनका आ रहा दिमाग में, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स जो है ना मिक्सअप कर देता हूँ। आई एम टू ओल्ड मैन, आई कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग। तो भाई क्या नाम है, निकल जाए। अगर पुर्तगाल में है, अगर आप वहाँ पर आपका, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, आपको अगर एडमिशन मिला हुआ है तो ट्राई फॉर द पोर्चुगाल फर्स्ट। वंस यू डन विद द पोर्चुगाल, अगर आपका इंटरव्यू आ जाता है सितंबर इनटेक के लिए, डू नॉट लूज, डू नॉट वेट कि ये ना हो कि जी ये भी आपका निकल गया और आगे का भी निकल गया, तो जस्ट गेट आउट, द सूनर द बेटर। मैंने यही उनको कहा था। मियाँ आसिफ साहब 694 ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को लंबी उम्र अता, बहुत बहुत खुशियाँ, बहुत खुशी के साथ दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह ब्रदर, दैट्स व्हाट आई नीड। दिस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट आई कैन हैव इफ समबडी प्रे फॉर मी। इस उम्र में अब दुआओं की तो खैर हर वक्त इंसान को ज़रूरत रहती है, लेकिन आजकल खुसूसी तौर पे। चलें वियर, इसके बाद की जो वीडियो है ना, अब आप देखें उसके बाद कि वीज़े की रिफ्यूज़ल क्यों होती है। मेरी वीडियोस 20 मिनट में चाहता था कि 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊं जिसके ऊपर व्यूअरशिप अच्छी मिलती है, सब्सक्राइबर भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन आई वुड लव टू, आई मीन आई वांट बी पार्ट ऑफ ऑल माई सब्सक्राइबर्स। अगर मुझसे, मेरी क्या उम्र का एक उस स्टेज पे हूँ कि मैं लोगों की अगर कोई हेल्प, एक तो एक प्रैक्टिकल हेल्प होती है भाजी वीज़ा पे, जब वीज़ा पे इधर से कोई वीज़ा वगैरह जाता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन अगर एक राइट गाइडेंस मैं दे सकता हूँ मेरे तजर्बे की बुनियाद पे इस उम्र में, तो दैट इज़ स्टिल। तो चलें वियर, मैं क्या नाम, इसके बाद की जो वीडियो होगी वो वीज़ा रिफ्यूज़ल की होगी, तो आप उसको देखें कि किन किन वजह से आपके वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं। चलें आगे की वीडियो आप देखिए। फिर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये विजिटर वीज़े की जो रिफ्यूज़ल आती है उसके बारे में बना रहा हूँ, और इसमें मैंने काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इसके अंदर मैंने देखा है कि देयर आर सर्टन थिंग्स एक एप्लीकेंट को जो अवॉइड करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूज़ल जो होती है वो विज़िट वीज़े पे होती है, जिसके लिए कोई इंग्लिश नहीं चाहिए, कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चाहिए, लेकिन डिफरेंट रीजंस की वजह से वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसके अंदर जो है $100 की इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है और $85 जो है बायोमेट्रिक के हैं। तो आप अपनी करेंसी में जिन मुल्कों में हैं आप उसका हिसाब लगा सकते हैं। तो $185 टोटल इसकी फ़ीस होती है जो एक एप्लीकेंट को वीज़े के लिए और बायोमेट्रिक के लिए देनी पड़ती है। इसकी जो रिफ्यूज़ल होती है वो मल्टीपल रीजंस, बहुत सारी वजूहात की बिना पर इसकी रिफ्यूज़ल हो जाती है। समटाइम्स दीज रीजन सीम्स अनफेयर एंड इलीगल, इलॉजिकल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि कई रीजंस ऐसी होती हैं कि जो अनफेयर और बिल्कुल ही गैर मंतकी या इलॉजिकल नज़र आती हैं। इन तमाम चीज़ों में ज़िम्मेदारी जो होती है ना वो एप्लीकेंट के ऊपर ही होती है कि वो उन रीजंस को देखे। अगर उसका रिजेक्ट हो जाता है और वो अपील की तरफ जाता है तो उसको सही तरीके से जांचे, और क्योंकि आपकी एप्लीकेशन के पर फैसला जो है वीज़ा ऑफिसर ने करना होता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है जेन्युइन है नहीं है, और बहुत सारे रीज़न्स हैं जो वो चेक करते हैं। कौन कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। और इसमें जो सबसे पहली रीज़न होती है वो ये होती है कि आपने प्रॉपर पेपर वर्क किया है कि नहीं किया, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने एप्लीकेशन को पूरे तरीके से भरा ही नहीं होता है। कि कई दफ़ा इस तरह भी रिजेक्ट हो जाती है कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो चेक कर रहा होता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं है। आप क्या मुंह उठाते ही, एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज, आप कनाडा की तरफ ही सफ़र कर रहे हैं, आप इससे पहले किसी दूसरे मुल्क में गए हैं कि नहीं गए हैं, तो ट्रैवल हिस्ट्री जो है अपनी जगह एक वज़न रखती है। अब अगर आप जा रहे हैं विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लेटर ऑफ इन्विटेशन एक बड़ा ही भारी डॉक्यूमेंट होता है। मसलन मैं किसी को कहूँ कि जी ये मेरे दोस्त हैं या फ़लाना जो है जिसको मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी पर्सनली मैंने कभी भी बेतहाशा लोगों को मैंने लेटर दी अपने ख़ानदान में, और कुछ के लगे और कुछ के नहीं लगे। तो
लेटर ऑफ इनविटेशन कोई भी, इसकी मिसाल इस तरह होती है कि आपके बच्चे की ग्रेजुएशन है, यह समर का महीना आ रहा है, समर आने वाला है, फरवरी मार्च से मेरा ख्याल है कि शुरू करना चाहिए कि जी हम घूमना चाहते हैं, या आपके बच्चे की बर्थडे आ रही है, या कोई शादी का मौका है, तो इस तरह की रीज़न्स दे के आप देते हैं। या आपके कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आपने एक अच्छा वक्त गुजारा है, आई मीन नौकरी में आपके साथ था, एम्प्लॉयमेंट में, आई मीन, या किसी भी रीज़न से आप जो है ना उसको एक लेटर ऑफ इनविटेशन भेजते हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यू हैव टू प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, कि आपका जो इससे पहले उसके साथ दोस्ती थी वो कब तक थी, कैसे थी, और आप उस आदमी को कैसे जानते हैं जिसको आप बुला रहे हैं। एक चीज़ और भी मेंशन की जाती है, जो आप अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन जो है डालते हैं उसके अंदर, उस वीज़े के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर वो होता है। फिर इसके बाद ये होता है आपकी आइटनरी, आपने जो बुकिंग वगैरह कराई हुई है, और इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपका बैंक बैलेंस है। देखें, विजिट वीज़ा किस लिए कैनेडियन गवर्नमेंट इशू करती है। जब विजिट वीज़ा कैनेडियन गवर्नमेंट इशू कर रही होती है तो वो ये नहीं देखती कि आपका स्पॉन्सर के पास कितना पैसा है, वो ये नहीं देखती कि आपका स्पॉन्सर कितना स्ट्रॉन्ग है, वो देखती है आपको, वो आपको जज करती है कि आप देखें, किसी भी मुल्क के अंदर, यूरोप हो या कनाडा हो या अमेरिका हो, सबको टूरिज़्म चाहिए होता है। विजिट वीज़ा जो है इज़ अ पार्ट ऑफ टूरिज़्म। आप आएंगे तो आप आके यहाँ पर डॉलर खर्च करेंगे। कैनेडियन गवर्नमेंट जो है आपकी स्ट्रेंथ को चेक करती है कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है फाइनेंशियली। तो आपकी जो बैंक स्टेट के, आप आएंगे यहाँ पर 2 वीक के लिए आते हैं, 3 वीक के लिए आते हैं, तो आपको अपनी इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी ताकि आप बता सकें कि मैं जो 3 वीक के लिए जा रहा हूँ तो मैं ये पैसा खर्च करूँ। ये नहीं कहना कि जी जो मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो पैसा खर्च करेगा। जो लोग इस किस्म के, अक्सर लोगों की एप्लीकेशंस इस वजह से रिफ्यूज़ होती हैं कि जी मेरा फ़लाना बंदा टेक केयर करेगा या मेरा फ़लाना बंदा खर्च करेगा। नो, कैनेडियन गवर्नमेंट इज़ कंसर्न कि आप वहाँ पर कितना जाके रोकड़ा खर्च करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, लेटर ऑफ इन्विटेशन होता है। तो लेकिन लेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन में अक्सर, दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसमें ये मेंशन नहीं करेंगे कि आप सारा खर्चा उसके अंदर उठाएंगे। तो अच्छा, लेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा होता है, ये मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ था। द पर्सन कंप्लीट नेम एज मेंशन ऑन द पासपोर्ट, जो आपके पासपोर्ट में जो नाम है वो पूरे का पूरा उस पर लिखा हुआ हो। आप नोट करते जाएं, तो क्योंकि मैं वो स्क्रीन के ऊपर डालना कंप्यूटर पे और पूरी लिस्ट बना के बनाना, आई डोंट हैव दैट मच विल एंड नॉट दैट मच करेज। डेट ऑफ बर्थ, आपकी एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस, जो भी इनविटेशन लेटर इशू किया जा रहा है उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस उसके अंदर प्रॉपर तरीके से हो। आपकी उस पर्सन के साथ जो एप्लीकेंट है, मैं जिस तरह अगर फर्स्ट के लेटर इशू कर रहा हूँ तो मैं बताऊंगा कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद आता है पर्पस ऑफ ट्रिप। आप उसके अंदर उसको बताएंगे कि आपका जो आप बंदे को बुला रहे हैं इनविटेशन लेटर में, बुलाने का मकसद क्या है, आप क्यों उसको बुला रहे हैं। ये बातें प्रीटी मच रिपीट हो रही हैं, मैंने इससे पहले जिस तरह कहा था, लेकिन फिर भी मैंने बुलेट पॉइंट चूँकि बनाए हैं तो उसमें मैंने कहा इसको भी जिक्र किया जाए। पर्सन, उसका स्टे कितने दिनों का होगा। मैं अगर फर्ज किया मिस्टर एक्स को बुला रहा हूँ, एक्स, तो उसका जो स्टे है, वो जो आएंगे वो 2 वीक के लिए आएंगे, 3 वीक के लिए आएंगे या 4 वीक के लिए आएंगे, तो पर इनविटेशन लेटर के अंदर उसका ड्यूरेशन ज़रूर होना चाहिए। और आखिर में कब वो छोड़ने का उनका इरादा होगा। 4 वीक बाद है तो आप बता सकते हैं कि ये बंदा 1 तारीख को आएगा और 30 तारीख को चला जाएगा। और इसके अलावा 2 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। एक तो अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आता है, किसी वजह से पता लग जाता है उनको, या आप मेडिकली अनफिट हैं, आपके साथ कोई ऐसी डिजीज़ है जो यहाँ पर वो आपको फिर इन एडमिसिबिलिटी में डाल देता है, क्योंकि मैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। मेडिकल
इन एडमिसिबिलिटी और क्रिमिनल इन एडमिसिबिलिटी। तो ये दो बातें हैं। एक जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर जो बहुत ही ज़रूरी है वो इनकंसिस्टेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। मसलन आप एप्लीकेशन में कुछ भर रहे हैं और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो डिफरेंट किस्म के लगा रहे हैं। तो आपकी एप्लीकेशन जो है, देखें जो वीज़ा ऑफिसर होता है ना वो आपको नहीं जानता है ना, तो वो जो बंदे ने लेटर इशू किया, आई मीन इन्विटेशन लेटर किया, उसको जानता है। उसने जो भी फैसला करना है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करना है। तो जो एप्लीकेशन में भरा जा रहा है तो उसकी सपोर्ट में उसी तरह के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब एक आदमी है, बच्चा है, 17-18 साल का है, या 19 साल का है, या 20 साल का है। नॉर्मली इस एज में लोगों ने ट्रैवल नहीं किया होता है। तो ये भी एक, जिस तरह मैंने ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पहले बताया था कि इफ़ यू डू नॉट हैव अ सफिशिएंट रीज़नेबल, अक्सर ऐसा होता है कि देखें वो जो वीज़ा ऑफिसर होता है, मैंने अक्सर लोगों की डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखा है कि जी आपकी स्टैंप होनी चाहिए जी मलेशिया की। वो डेट्स चेक कर रहा होता है, वो पासपोर्ट को देख रहा होता है। तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री एक रीज़नेबल वो होनी चाहिए कि जी हम मलेशिया चले जाएंगे, वहाँ से सिंगापुर चले जाएंगे, हमारा हांगकांग का हो जाएगा या इंडोनेशिया का कर लेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, काज़ाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर एक सफिशिएंट एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन का एक टाइम होना चाहिए। जो मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जिन जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है, ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए गए, आपने एयरपोर्ट को टच किया और निकल गए। तो यू शुड हैव अ प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री। बच्चे के सिलसिले में ये कहा जाता है कि अगर आप फ़र्ज़ किया कि आपके पेरेंट्स जो हैं यहाँ पर हैं, कनाडा में हैं, और आप स्पॉन्सरशिप की एज से निकल चुके हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट यहाँ पर हैं, तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो फिर भी एक काम कर जाएगी उस जगह पे। सबसे बड़ी जो रीज़न होती है जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है, आपकी एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइज। स्ट्रॉन्ग टाइज का मतलब ये है कि आपका वहाँ पर कोई कारोबार नहीं है, आपकी कोई जॉब नहीं है, और जॉब भी अगर है तो हल्की फुल्की जॉब है, आई मीन इतनी कोई रीज़नेबल किस्म की जॉब नहीं है। तो एक ये भी वजह बन सकती है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो दैट सेज कि भाई यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग टाइज विद योर ओन कंट्री। में वही जो बातें शुरू में एक आध बताई हैं, स्ट्रॉन्ग आई मीन बैंक बैलेंस। अगर आपका बैंक बैलेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें 20-25 लाख 30 लाख, आई मीन शुड बी ओवर 15 लाख, क्योंकि आजकल जो डॉलर का रेट जिस हिसाब से नीचे आया हुआ है, जो पाकिस्तानी करेंसी इतनी वीक हुई है, तो अगर आपकी क्या नाम है, इफ़ योर बैंक बैलेंस डज नॉट प्रूव दैट, और उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि यार मेरे अकाउंट में 15 लाख डाल दो तो मेरा इंटरव्यू हो जाएगा तो मैं वापस कर दूंगा। अगर आपने 15 दिन पहले या 1 महीने पहले पैसा डलवाया है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। तो बैंक से, इसीलिए आपको बैंक जो है एटलीस्ट 6 महीने की आपकी स्टेटमेंट उसके अंदर लगी हुई हो, तो जो प्रूव करे कि यस दैट्स द काइंड ऑफ मनी आई एम हैविंग इट, उसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हो, इन एंड आउट हो रहा हो, या फिर एक सॉलिड पीछे से बैंक बैलेंस हो कि ये 6 महीने तक आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया था कि लेटर ऑफ इन्विटेशन में आपका जो बंदा जो है, जो आपको बुला रहा है, लेटर ऑफ इन्विटेशन में जो डाल रहा है, ही शुड पुट मेंशन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। अगर स्ट्रॉन्ग इनसफिशिएंट रीज़न होती है तो उस पर भी रिजेक्शन आ जाती है। आखिर में मैं एक बात बताऊंगा कि अक्सर लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, और जी मैंने दूसरी ट्राई की, फिर तीसरी ट्राई की, तो वो नीचे टिक मार कर देता है। और जिसमें आजकल उन्होंने ना पाकिस्तानियों के लिए तो एक बनाया हुआ है कि डजंट सीम्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग टाइज टू देयर होम कंट्री। तो अगर आपने दोबारा जब अप्लाई किया है तो वो जो रीज़न है जिसकी वजह से रिजेक्शन आई थी, अगर आपने उसको एड्रेस नहीं किया है तो देयर आर क्वाइट चांसेस कि योर वीज़ा विल बी रिजेक्टेड अगेन। तो इसलिए पैसा ना ज़ाया करें। मैं अपने घर में ही जानता हूँ, उसका 3 दफ़ा वीज़ा इशू किया गया, और तीनों दफ़ा जो है ना वो जो रीज़न दे रहे थे वो एक ही दफ़ा प्रिंटेड वो आ रहा था, क्योंकि हम लोग हमेशा यही ट्राई कर रहे थे कि चलो अब बंदे की उम्र ज़्यादा हो गई है, शायद वो कंसिडर करेगा, लेकिन उस बंदे की टाइज़ नहीं थी। टाइज़ क्या होती हैं? मसलन आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है,
आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। फ़र्ज़ किया आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई बकी उम्र का बंदा है और उसके अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और प्रॉपर्टी भी नहीं है और एक सफिशिएंट बैंक बैलेंस भी नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि योर वीज़ा विल बी रिजेक्टेड अगेन।